प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है भारत में जब यूरोपीय शक्तियां आई, उन्होंने व्यापारिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो अपने राजनीतिक लाभ, महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखकर जिस उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए, प्रयास किया, आपस में संघर्ष किया, उन यूरोपियन शक्तियों में जिसकी अपन बात करते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत, फिर डच आए, इसके बाद अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, इसके बाद फ्रांसीसी और भी यूरोपीय शक्तियाँ आई, लेकिन विशेषकर ये शक्तियाँ भारत में आई व्यापार, राजनीति के उद्देश्यों के साथ। तो आप जैसा कि जानते हैं, आपने राजनीतिक सिद्धांत या यूं कहें कि एक व्यावहारिक सिद्धांत है, हकीकत है कि जिस भी देश में, चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, विशेषकर राजतंत्र के संदर्भ में ये विशेष मायने रखता है, जहाँ एक व्यक्ति का शासन काम करता है, राजतंत्र के अंतर्गत है, वहाँ अगर सत्ता पर, गद्दी पर कोई शक्तिशाली, योग्य, कुशल शासक गद्दी पर हो, विराजमान हो, उसका शासन हो, तो चाहे आप देश के अंतर्गत लगा लीजिए, चाहे विदेशी राज्य के प्रति इसका विचार कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, मध्यकाल के अंतर्गत, तो आप देखते हैं कि सैकड़ों राजतंत्र थे, रियासतें थी, और वहाँ के जो शासक थे वो अपने आप को एक राज्य मानते थे, एक देश जैसी ही उनकी स्थिति थी व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो उनमें जब हम बात करते हैं आज के संदर्भ में कि भारत एक संप्रभु देश है वर्तमान में, लेकिन आज़ादी से पहले 1947 से पहले जब 562 देशी रियासतें थी, तो वहाँ प्रत्येक रियासत अपना आप को एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई मानती थी। तो भौगोलिक इकाई और वहाँ का प्लस राजतंत्र, वहाँ का सत्ता, वहाँ का शासन, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के नागरिक, वहाँ के राजा, मंत्री, वो दूसरे से अपने आप को अलग मानते थे। अगर ये स्थितियाँ नहीं होती, आपस में विरोधाभास, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, युद्ध, महत्वाकांक्षाएं,
नहीं होती तो शायद विदेशी जो शक्तियाँ थी उनको भारत में अपने राजनीतिक उद्देश्यों, महत्वाकांक्षाओं, अवसरों, कुचेष्टाओं को पूरा करने का शायद मौका नहीं मिलता। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं कि जब भारत में विदेशी शक्तियाँ आई, व्यापारिक लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बाद में यहाँ की परिस्थितियों को, वक्त की, समय की नज़ाकत को, परिस्थितियों को, अवसर को देखते हुए, विशेषकर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की हम बात करते हैं तो आप जैसा कि जानते हैं 1526 में बाबर के गद्दी पर बैठने के बाद जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, उस मुगल साम्राज्य में कितने ही शासक हुए, उन शासकों की कड़ी में हम देखते हैं तो जैसे हम बात करते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तो इन महान, कुशल, शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी, योग्य शासकों की कड़ी में हम बात करते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु जो मार्च 1707 है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश में, मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो विस्तृत, विशाल मुगल साम्राज्य को संगठित रख पाता, संरक्षित रख पाता, उसकी हिफाजत कर पाता और बाह्य जो समस्याएं थी, कठिनाइयाँ थी, उनको इससे उस साम्राज्य की रक्षा कर पाता। परिणाम स्वरूप भारत में इन विदेशी जो यूरोपियन शक्तियाँ थी उनको अवसर मिला और पहले व्यापारिक लाभ जो इनका उद्देश्य था, लेकिन बाद में इन्होंने भारत में देखा छोटे छोटे राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा, लड़ाई झगड़े, मुगलों में कोई ऐसा योग्य शासक नहीं है, तो इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ के आंतरिक राजनीतिक, आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी, हस्तक्षेप करते हुए धीरे 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 उन्होंने उन स्वतंत्र राज्यों की आंतरिक स्वतंत्रता का अंत कर दिया, उसमें अपना प्रभाव स्थापित किया और धीरे धीरे अपने शिकंजे में लेते हुए उनको अपने लालच में, अपने सुरक्षा के लालच में उनको एक तरह से जकड़ते हुए उनको अंततः एक संपूर्ण लगभग भारतवर्ष को एक गुलामी के अधीन जकड़ दिया, जिसको स्वतंत्र कराने के लिए कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, राष्ट्रभक्तों का योगदान रहा है, वो हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे आधुनिक भारत के संदर्भ में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसी नौबत क्यों आई, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हुई, कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से रियासतें थी जिनका उस समय अस्तित्व था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ एक युग का समापन हुआ और मुगलों की जो सार्वभौमिक सत्ता थी वो पतनोन्मुख हुई और नाम मात्र के लिए भले ही सही, लेकिन बहादुर शाह जफर की मृत्यु, आप देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके समय बहादुर शाह जफर वो मुगल सम्राट थे, तो उनके समय तक आप देखते हैं कि
औरंगजेब एक शक्तिशाली योग्य शासक था जिसने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया, और उसकी मृत्यु 1707 के बाद में आप देखते हैं कि 1858 लगभग 151 साल बाद तक भी मुगल साम्राज्य चलता रहा। लेकिन मुगलों की वास्तविक सत्ता इसके लगभग 50 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी थी। शक्तिशाली सार्वभौमिक सत्ता अथवा के अभाव में विभिन्न प्रांतों के जो सूबेदार थे, जो प्रांतपति थे, प्रांतीय अधिकारी थे, वो जो केंद्रीय सत्ता थी जो मुगलों की, उससे के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे थे। दूसरी ओर औरंगजेब के पश्चात उनके वंशजों में कोई अधिक समय तक राज्य नहीं कर पाया। मुगलों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं होने के कारण भी हत्या, अमीरों के षड्यंत्र, शक्ति के बल पर मुगल राज सिंहासन पर अधिकार किया गया। 18वीं सदी के मध्यम भारत में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई। मराठा शक्ति ने इस शून्यता को भरने का प्रयास किया तथा उत्तर भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान के जो शासक थे अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब, सिंध तथा भारत के अन्य सीमावर्ती जो सूबे थे, प्रांत थे, राज्य थे, उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अतः उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मराठों को अब्दाली से संघर्ष करना पड़ा, लोहा लेना पड़ा, और परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें मराठों की निर्णायक पराजय हुई। अब्दाली भी अब मुगल साम्राज्य की बागडोर अपने भारतीय समर्थकों को सौंपकर वापिस लौट गया। इस प्रकार अंग्रेजों के आगमन के समय देश की राजनीतिक अव्यवस्था, अराजकता, अनेकता, फूट, आपसी स्वार्थ के कारण जो स्थिति थी वो इतनी कमज़ोर थी, अनुकूल थी कि कोई भी विदेशी शक्ति अपने संसाधनों के बल पर, अपने कूटनीतिक हथियार, बुद्धि के बल पर वो भारत में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर सकती थी। और जैसा कि बताया जाता है, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश नागरिक ने विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, तो तथाकथित इन्हीं अंग्रेजों ने भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां थी, स्थितियां थी, उसका अवसर उठाया और भारत में अपना जो मुख्य ध्येय उद्देश्य था, वाणिज्य यानी व्यापार करना, उससे आगे बढ़कर उन्होंने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया, लाभ उठाया और भारत में राजनीतिक प्रभुता स्थापित की। इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से राज्य थे, उनकी क्या स्थितियाँ थी, उनके क्या समस्याएं थी, इनके उद्देश्य क्या थे, उनके राजनीतिक समस्याएं क्या थी, उनके राज सिंहासन की, उत्तराधिकार की, भौगोलिक पड़ोसियों की। राजतंत्र में आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का शासन है जहाँ राजा सर्वेसर्वा होता है,
और उस राजा की जहाँ तक सीमाएं होती हैं, जो घटती बढ़ती रहती थी, वहाँ तक वो अपने को देश मानता था। तो उन समस्याओं, लाभ, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, इच्छा, षड्यंत्र, राजनीतिक एकता के अभाव में जो अंग्रेज सफल हुए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने में, वो कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन से राज्य थे, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।